तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्थो का इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। ठीक है, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। स्पाइन इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ बोन एंड जॉइंट टीबी। ठीक है, जब भी टीबी बोन और जॉइंट को इन्वॉल्व करेगी तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? स्पाइन होती है। ठीक है, एजेंट को कौन सा है? एमटीबी। ठीक है, टीबी जब भी स्पाइन में होगी हमेशा सेकेंडरी होगी, है ना, सेकेंडरी इन्फेक्शन के थ्रू होगी। बैक्टीरिया जो कैसे पहुंचता है स्पाइन के पास? बैक्टीरिया रीच स्पाइन बाय हेमेटोजीनस रूट फ्रॉम लंग्स। ठीक है, लंग से हेमेटोजीनस रूट के थ्रू पहुंचता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आते टाइप्स पे। तो इसमें होते 4 टाइप: पैराडिस्कल, सेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। पैराडिस्कल, सेंट्रल, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जिसमें भी पैराडिस्कल जो है मोस्ट कॉमन होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फीचर क्या होगा। अगर उसने स्पाइन को इन्वॉल्व कर लिया टीबी को तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिलेंगे अपन को? सबसे पहला मिलता है बैक पेन, स्टिफनेस, और वहाँ पर इन्फेक्शन होगा तो कोल्ड एब्सेस बनने के चांसेस रहेंगे, तो कोल्ड एब्सेस बन जाएगा। ठीक है, पैराप्लेजिया, अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट होगी तो पैराप्लेजिया हो जाएगा। डिफॉर्मिटी हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जो नॉर्मल टीबी में मिलते हैं वो मिलेंगे, फीवर, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, ये सब मिलेंगे ही। ठीक है, तो ये क्लिनिकल फीचर हो गए टीबी स्पाइन के। फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा? सबसे पहले गेट जो मिलेगा, शॉर्ट स्टेप्स टू अवॉइड जर्किंग द स्पाइन। वो छोटे छोटे कदम चलेगा जिसपे उसके स्पाइन पर लोड ना आए। फिर नेक्स्ट उसका एटीट्यूड एंड डिफॉर्मिटी में क्या देखेगा अपन को? स्टिफ स्ट्रेट नेक दिखेगी अपन को उसकी। ठीक है, पेरीवर्टेब्रल स्वेलिंग जो रहेगी वो फ्लक्चुएंट रहती है, जो स्वेलिंग रहती है वो फ्लक्चुएंट रहती है, क्योंकि वहाँ पर अंदर कोल्ड एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया तो अपन इसको मूव करा सकते हैं, फ्लक्चुएंट रहेगी। फिर टेंडरनेस रहेगी। ठीक है, पेन रहेगा। स्पाइन मूवमेंट आर लिमिटेड, है ना, स्पाइन मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड रहेंगे। तो अपन को ये मिलेगा एग्जामिनेशन में, गेट, एटीट्यूड एंड डिफॉर्मिटी, टेंडरनेस, ये सब। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो एक्सरे में अपन को क्या मिलेगा? रिडक्शन ऑफ द डिस्क स्पेस, जो इंटरवर्टिबल डिस्क है उसका स्पेस कम हो जाएगा। ये सबसे पहला साइन होता है जो दिखता है अपन को एक्सरे में। फिर वो जो टीबी का बैक्टीरिया है वो वर्टिबल बॉडी को इन्वॉल्व करने लगेगा तो उसका डिस्ट्रक्शन कर लेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्टिबल बॉडी। ठीक है, डिस्ट्रक्शन होगा फिर वहाँ पर बनेगी एब्सेस, तो एविडेंस ऑफ कोल्ड एब्सेस। ठीक है, अगर पैरावर्टिबल एब्सेस होता है तो उसमें बर्ड नेस्ट एब्सेस बोलते हैं उसको, बर्ड नेस्ट एब्सेस मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन को सीटी स्कैन में क्या मिलेगा? उसमें भी अपन को स्मॉल पैरावर्टिबल एब्सेस, सब क्योंकि मोस्ट कॉमन पैरावर्टिबल एब्सेस ही है ना, तो ज़्यादातर पैरावर्टिबल एब्सेस ही मिलती है। एमआरआई जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है इसका टीबी स्पाइन का। ठीक है, तो अपन को पता चलता है कि कौन कौन से टाइप का अपना है टीबी स्पाइन और कितने एक्सटेंट तक कंप्रेस कर रहा है कोड को। ठीक है, फिर बायोप्सी में अपन कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस को बायोप्सी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन में। फिर नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट क्या है अपना? ट्रीटमेंट के सबसे पहले प्रिंसिपल जान लेते हैं क्या करते हैं। तो अचीव हीलिंग ऑफ द डिसीज, सबसे पहले अपन को क्या करना है? हील करना है डिसीज को। ठीक है, और प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड ट्रीट प्रॉम्प्टली कॉम्प्लिकेशन लाइक पैराप्लेजिया। तो इससे जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको अपन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, पहले अपन डिटेक्ट कर लेंगे तो प्रिवेंट कर लेंगे। तो एक तो हील करना है डिसीज को और इससे जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उसको अपन को प्रिवेंट करना है। फिर नेक्स्ट अपन कैसे ट्रीटमेंट चालू करेंगे? सबसे पहले अपन एटीटी चालू कर देंगे। ठीक है, वही रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैराजीनामाइड, इथामिप्टोल। ठीक है, फिर नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन में? केयर ऑफ स्पाइन, रेस्ट टू स्पाइन ड्यूरिंग एक्यूट फेज फॉलोड बाई गार्डेड मोबिलाइजेशन। तो अपन को क्या करना है? स्पाइन की केयर करना है। तो शुरू वाले स्टेज, अब इन्फ्लेमेटरी वाली स्टेज है तो उसको रेस्ट पे रखना है स्पाइन को, और फिर धीरे धीरे उसको मोबिलाइज करना है। ठीक है, पीरियड ऑफ बेड रेस्ट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ द ट्रीटमेंट। जब अर्ली स्टेज रहेगी, जब, है ना, जब इन्फ्लेमेटरी थोड़ी रहती है तो उस टाइम पे अपन उसको बेड रेस्ट करने को बोलते हैं। और मिनर्वा जैकेट एंड कॉलर जो है अपन उसको पहना के रखेंगे जिससे कि उसकी स्पाइन जो है इमोबिलाइज रहे। ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है, फिर इस फेज के बाद अपन को फिर उसको करना मोबिलाइजेशन, उसको मूव कराना पेशेंट को, है ना, कि धीरे धीरे वो वॉक करे। पेशेंट इज अलाउड टू सिट एंड वॉक हैज ही इम्प्रूव्स वाइल स्पाइन सपोर्टेड इन कॉलर फॉर सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है, पहले उसको बेड रेस्ट करने को बोलते हैं, जैसे जैसे उसकी कंडीशन इंप्रूव होती है तो उसको कॉलर लगा के, है ना, और मिनरवा जैकेट ये सब सपोर्ट देके उसको बोलते हैं मूव करने को, कि वो बैठ सकता है, वॉक कर सकता है। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एब्सेस, अगर एब्सेस बन गई है तो उसका तो क्या ही ट्रीटमेंट होता है एब्सेस का? एस्पायरेशन एंड एवैक्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना टीबी स्पाइन। फिर इसके बाद आता है पॉट्स पैराप्लेजिया। पॉट्स पैराप्लेजिया टीबी स्पाइन का ही कॉम्प्लिकेशन है। अगर टीबी स्पाइन न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ प्रेजेंट करती है तो उसको बोलते हैं अपन पॉट्स पैराप्लेजिया। ठीक है, टीबी स्पाइन विथ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इसकी पैथोलॉजी क्या है? तो इसकी पैथोलॉजी है इन्फ्लेमेटरी इडीमा। तो होता यह है कि जब टीबी का बैक्टीरिया यहाँ पे आता है तो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, उस वजह से क्या होता है? न्यूरल टिश्यू जो है इडीमेटस हो जाता है। ठीक है, वेस्कुलर स्टेसिस होगा, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर निकलेंगे तो वहाँ पर न्यूरल टिश्यू का क्या हो जाएगा? इडीमा हो जाएगा। तो उस वजह से सारे मिलेंगे, वो फूलने लगेगा और उस वजह से नर्व कंप्रेस होगी और उससे सारे मैनिफेस्टेशन मिलेंगे। फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ तो ग्रेनुलेशन टिश्यू भी आएगा और एक्स्ट्राड्यूरल पस भी मिलेगी, बैक्टीरिया की वजह से पस मिल रही है और ग्रेनुलेशन टिश्यू भी मिल रहा है। ठीक है, फिर अब दो टाइप के हैं पैरापॉट्स पैराप्लेजिया, एक अर्ली ऑनसेट, एक लेट ऑनसेट। ठीक है,
अर्ली ऑनसेट जो है ड्यूरिंग एक्टिव फेज, जो शुरू वाली स्टेज है डिसीज़ की, उसमें मिलता है। ठीक है, क्या कॉज हो सकता है? एब्सेस, ग्रेनुलेशन टिश्यू, पोस्टीरियर स्पाइन डिसीज, इन्फेक्टिव थ्रोम्बोसिस ऑफ द स्पाइनल ब्लड सप्लाई। तो होता ये है कि सब शुरू में इन्फ्लेमेटरी डिसीज चलती है, तो तब बहुत कम चांसेस रहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसीज होने के। पर उसमें क्यों हो रही है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है, ग्रेनुलेशन टिश्यू आ रहे हैं, और अगर पोस्टीरियर स्पाइनल डिसीज तो पीछे ही रहती है स्पाइनल कोड, तो वो उसको इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस वजह से जो है अर्ली ऑनसेट पॉट्स पैराप्लेजिया होता है। जबकि लेट ऑनसेट जो है सेवरल ईयर्स आफ्टर डिसीज हैज़ बिकम क्वेसेंट, जब डिसीज क्वेसेंट हो जाती है उसके बाद होता है, जब डिसीज शांत हो गई फिर उसके बाद वो धीरे धीरे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन कराती रहती है। तो क्यों हो रहा है? रिकरेंस ऑफ डिसीज, वापस से रिकरेंस हो गया, फाइब्रस सेप्टा बन गए हैं, और सीवियर काइफोसिस। तो ये सब कॉज हैं लेट डिसीज के। तो दो तरीके से प्रेजेंट करती है, अर्ली ऑनसेट, लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट प्रेजेंट ड्यूरिंग एक्टिव फेज, लेट ऑनसेट में बहुत सालों बाद, जब डिसीज जो शांत हो जाती है उसके बाद प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसकी ग्रेडिंग होती है कि कैसे कैसे ग्रेड करते हैं पॉट्स पैराप्लेजिया को। सबसे पहली ग्रेड, तो पॉट्स पैराप्लेजिया की 4 ग्रेडिंग होती है। ग्रेड 1 में जो पेशेंट है उसको पता ही नहीं रहेगा कि उसमें डेफिसिट है। ठीक है, बबिन्स्की पॉजिटिव मिलेगा। ग्रेड 2 में कंप्लेंट्स ऑफ इनकोऑर्डिनेशन रहेगी, और कैन वॉक विद सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट के साथ वॉक भी कर पाएगा, और उसमें थोड़ा इनकोऑर्डिनेशन रहेगी उसके मूवमेंट में। थर्ड वाले में सीवियर वीकनेस हो जाती है, पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन, पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक है, ग्रेड 3 में थोड़ा और बढ़ा। ग्रेड 4 में सबसे ज़्यादा कि पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन विद सीवियर मसल स्पाज्म और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन। तो ग्रेड 4 में ये होता है, फ्लेक्शन में भी पैराप्लेजिया हो जाएगा, मसल स्पाज्म बहुत ज़्यादा मिलेगी, और पूरा कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। फिर अपन को पॉट्स पैराप्लेजिया में क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिलेंगे? वही मसल वीकनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन एज वेल एज फ्लेक्शन, कंप्लीट फ्लैसिड पैराप्लेजिया। ठीक है, तो ये न्यूरोलॉजिकली सारे सिम्टम मिल रहे हैं इसमें, क्योंकि भाई वही नर्व का कंप्रेशन हुआ, उस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन में अपन एक्सरे, एमआरआई करेंगे। ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल यही है कि प्रमोट रिकवरी ऑफ इफेक्टिव न्यूरल टिश्यू, जो न्यूरल टिश्यू इफेक्ट हुआ है उसकी रिकवरी करना, अचीव हीलिंग ऑफ वर्टिब्रल रीजन, हीलिंग करना, अंडरटेक रिहेबिटेशन, अब जो डैमेज हो गया उसके बाद रिहेबिटेट करना उसको। ठीक है, तो ये अपने प्रिंसिपल है। फिर अपन ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में एटीटी, रेस्ट, ब्रेसिंग 6 से 12 महीने तक पहना के रखेंगे। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव मेथड फेल हो जाता है या फिर काम नहीं कर रहा है तो अपन करेंगे फिर ऑपरेटिव मैनेजमेंट। उसमें अपन 3 ऑपरेशन कर सकते हैं, कॉस्टो ट्रांसवेस्टेक्टोमी, एंट्रोलेटरल डिकम्प्रेशन और लेमिनेक्टोमी। ठीक है, कॉस्टो ट्रांसवेस्टेक्टोमी में ये वाला पोर्शन कट कर देते हैं, और एंट्रोलेटरल डिकम्प्रेशन में ये वाला पोर्शन कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सर्जिकल मेथड हो गए। तो ये था अपना टीबी ऑफ स्पाइन में, इतना ही इंपॉर्टेंट। थैंक यू।